मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 9 बजे थे जब जयश के फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। नंबर अनजान था मगर आईएसडी कोड देखकर उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई दिनेश काका की, जो कभी इतनी घबराई हुई नहीं सुनी थी। उन्होंने बस इतना कहा कि दादाजी अब बिस्तर से नहीं उठ पाते। डॉक्टर ने देख लिया, दवाइयाँ चल रही है मगर उम्र और जिस्म दोनों साथ छोड़ रहे हैं। और दादाजी की एक ख्वाहिश है, बस एक, कि जयश कुछ दिन आए, उनके पास बैठे बातें करे जैसे पहले किया करता था। जयश उस रात सो नहीं सका। वो बचपन याद आया जो उसने बहुत पीछे छोड़ दिया था। गांव की मिट्टी की महक, दादाजी की खुरदरी हथेलियाँ और वो पुराना कमरा जिसमें शाम को मिट्टी के तेल की लालटेन जलती थी। जब से जयश शहर गया था, पहले पढ़ाई के लिए फिर नौकरी के लिए, दादाजी से बात बस तीज त्योहार तक ही सिमट गई थी। फ़ोन पर सब ठीक है और हाँ ठीक हूँ, इतनी ही रह गई थी उनके दरमियाँ की ज़िंदगी। अगले दिन सुबह उसने ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी। मैनेजर ने थोड़ा आनाकानी की मगर जयश ने बात काट दी। कुछ चीज़ें नेगोशिएशन से परे होती हैं। शाम की ट्रेन पकड़ी। बैग में 2 जोड़ी कपड़े, चार्जर और एक अधूरा उपन्यास था जो उसने शायद कभी पूरा नहीं पढ़ा। गांव शहर से काफ़ी दूर था। पहले ट्रेन, फिर बस, फिर एक शेयर्ड जीप जो आखिरी रास्ते पर इस तरह चलती थी जैसे खुद भी नहीं जानती हो कि कहाँ जाना है। जब जीप रुकी और जयश उतरा तो सांझ ढलने लगी थी। आसमान में वो अजीब सा रंग था जो सिर्फ गाँव में दिखता है, ना पूरा लाल ना पूरा नारंगी, बस एक ऐसी रोशनी जो जाने से पहले सब कुछ थोड़ा सुनहरा कर देती है। मगर सुनहरापन में भी कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। गांव वैसा ही था, मिट्टी के रास्ते, पीपल के पेड़, कुछ बच्चे जो दूर से देखते रहे मगर पास नहीं आए। जयश जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे लगा कि उसके कदमों की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा गूंज रही है। घर वहीं था, पुराना, मजबूत, मगर अब थका हुआ दिखता था। दीवारें जहाँ तहाँ उखड़ी थी। दरवाजे की चौखट पर जो नीला रंग कभी चटकीला हुआ करता था वो अब धुंधला होकर किसी पुरानी याद सी लग रहा था। दिनेश काका दरवाजे पर ही मिले। उन्होंने बिना कुछ कहे जयश का बैग थाम लिया और अंदर ले गए। उनके चेहरे पर राहत थी मगर उसके नीचे कुछ और भी था, एक ऐसी थकान जो सिर्फ जिस्म की नहीं होती। दादाजी कमरे में थे। जयश जब अंदर घुसा तो एक पल के लिए उसके पांव रुक गए। दादाजी जो उसकी याद में हमेशा एक बड़े भारी भरकम इंसान की तरह थे, आज बिस्तर पर इस तरह लेटे थे जैसे वक्त ने उन्हें धीरे धीरे निचोड़ लिया हो। जिस्म पर खाल थे, हड्डियां थे और उनके बीच में कहीं वो इंसान था जिसने जयश को कंधे पर बिठाकर खेत दिखाए थे। मगर आंखें वही थी, बिल्कुल वही, पैनी, जागती हुई, जिनमें अभी भी कुछ था। जयश बैठ गया उनके पास। काफ़ी देर कुछ नहीं बोला। दादाजी की सांसें धीमी थी मगर मुतंजिर नहीं लग रही थी, जैसे वो बहुत सोच समझ कर ली जा रही हों।
पहले रात वो बस बैठे रहे। जयेश ने उनके हाथ थामे। दादाजी ने कभी कभी उसका हाथ दबाया। बाहर हवा चल रही थी और खिड़की का पर्दा हल्का हल्का हिल रहा था। उस रात जयेश को नींद देर से आई और जब आई तो कुछ था जो उसे बेचैन करता रहा। एक एहसास जो ख्वाब नहीं था, जागना भी नहीं था, बस एक हल्की सी सरसराहट, जैसे घर के किसी कोने में कोई चल रहा हो। उसने सोचा शायद दिनेश काका है। अगले 2 दिन गुजरे धीरे धीरे। दिनेश काका सुबह जल्दी उठते, दादाजी की दवाइयाँ देते, खाना बनाते। जयेश दादाजी के पास बैठता। कभी कभी वो बोलते, कभी कभी नहीं। जो बातें होती थीं वो अक्सर पुरानी थी, जयेश के बाप की, गांव की, उन लोगों की जो जा चुके थे। एक दोपहर जयेश ने पूछा कि दादाजी के बाद से गांव कैसा है। दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि गांव वैसा ही है, लोग वैसे ही हैं, बस इस घर से थोड़ा दूर रहते हैं। जयेश ने वो बात अनसुनी की। उस शाम वो घर के पिछले हिस्से में गया जहाँ बचपन में खेला करता था। वहाँ एक पुराना कुआं था, अब बंद, और उसके पास एक दरवाज़ा था जो ज़मीन में धंसा हुआ था, लोहे का। जयेश ने देखा और आगे बढ़ गया। उसे याद आया कि बचपन में दादाजी ने उसे कभी उस दरवाजे के पास जाने नहीं दिया था, तहखाने का दरवाज़ा। तीसरी रात जयेश दादाजी के बिस्तर पर रखी छोटी कुर्सी पर बैठा था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, हल्की मगर लगातार। कमरे में लालटेन जल रहे थे क्योंकि बिजली गई हुई थी। दादाजी ने अचानक उसका नाम लिया। उनकी आवाज़ पहले से कमज़ोर थी, मगर लहजे में एक वज़न था जो जयेश ने पहले महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहा कि एक बात बतानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बात। उन्होंने कहा कि घर के पीछे में जो तहखाना है उसमें एक पुराना बक्सा रखा है। उसमें घर के कागजात हैं, एक चिट्ठी है और कुछ पुरानी तस्वीरें। उन्होंने कहा कि जयेश उस बक्से को उनके जाने के बाद खोले, पहले नहीं, और जो कुछ भी उसमें है उसे ध्यान से देखे, समझे। जयेश ने पूछा भी कि आखिर क्यों, उसमें ऐसा है क्या। दादाजी ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, फिर बोले, इस घर का एक राज है। तुम्हारे बाप को पता था, मुझे पता था। हमने कभी ये घर बेचा नहीं, बेच नहीं सकते थे। उस बक्से में सब कुछ है। उस रात दादाजी और कुछ नहीं बोले। अगले दिन की सुबह जयेश को दिनेश काका ने जगाया। उनका चेहरा देखकर जयेश समझ गया, दादाजी रात को चले गए थे, शांति से, जैसे किसी ने अपना हिसाब पूरा करके आंखें मूंद ली हो। जयेश कुछ देर वहीं बैठा रहा, रोया नहीं, रोना नहीं आया, बस एक खालीपन था जो सीने में उतर गया और ज़मीन तक पहुंच गया। दिनेश काका बाहर गए, पड़ोसियों को खबर दी, रस्में शुरू हुई, शाम तक सब हो गया। रात को जब सब चले गए और घर में बस जयेश और दिनेश काका बचे, तब जयेश ने उनसे तहखाने की चाबी मांगी। दिनेश काका एक पल के लिए रुके। उनके चेहरे पर एक भाव आया जिसे जयेश पढ़ नहीं पाया। डर नहीं था मगर कुछ था। उन्होंने चाबी दी और कहा कि नीचे बल्ब नहीं है, टॉर्च ले जाओ। तहखाने का दरवाज़ा उठाने में जयेश को जोर लगाना पड़ा। लोहा जंग खाया हुआ था, टिकाऊ में चरमराहट थी जो रात की खामोशी में बहुत बड़ी लगी। नीचे सीढ़ियाँ थी, पत्थर की, तंग, और उनके किनारों पर काई जमी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में
जयेश नीचे उतरा। तहखाना छोटा था, एक कमरे जितना। दीवारें कच्ची ईंट की थी, हवा बंद थी। मिट्टी और नमी और कुछ और मिला, एक ऐसी गंध जो सिर्फ पुरानी जगहों में होती है जहां वक्त रुका रहता है। कोने में एक बक्सा था, लकड़ी का, काला पड़ा हुआ, धूल और मकड़ी के जालों से ढका। उस पर एक मामूली ताला था जो चाबी से खुल गया। जयेश ने बक्सा खोला। अंदर 3 चीजें थी। एक मुड़ा तुड़ा कागज जो जमीन का पुराना दस्तावेज लग रहा था। एक लिफाफा बंद जिस पर जयेश का नाम लिखा था, दादाजी के लिखावट में, कांपती हुई मगर साफ। और एक कपड़े में लिपटी हुई कुछ तस्वीरें। जयेश ने पहले लिफाफा उठाया। चिट्ठी लंबी थी, दादाजी ने लिखी थी और लिखावट देखकर साफ था कि ये काफ़ी वक्त पहले लिखी गई थी, जब हाथ इतने नहीं कांपते थे। जयेश पढ़ने लगा और जैसे जैसे पढ़ता गया तहखाने की हवा और भी भारी होती गई। चिट्ठी में लिखा था कि इस ज़मीन पर, इस घर के नीचे 3 पीढ़ी पहले एक गलती हुई थी। जयेश के परदादा ने, यानी दादाजी के बाप ने, एक ज़मीन का सौदा किया था जो धोखे से हुआ था। एक दूसरे परिवार की ज़मीन जिस पर उनका हक नहीं था। उसे कागज़ों में इस तरह फेरबदल किया गया था कि मालिक कभी साबित नहीं कर सका। वो परिवार बर्बाद हो गया और उसके मुखिया ने, एक बुजुर्ग इंसान ने, मरते वक्त कहा था कि वो इस घर को नहीं छोड़ेगा। जयेश ने एक पल के लिए टॉर्च की रोशनी में रुककर सांस ली। चिट्ठी आगे थी। दादाजी ने लिखा था कि उनके बाप ने ये बात उन्हें बताई थी और साथ ही ये भी बताया था कि उसके बाद से इस घर में जो भी हुआ वो अकेले इत्तेफाक नहीं था। कभी कोई दरवाज़ा रात को खुला मिलता था, कभी बर्तन की आवाज़ आती थी जहाँ कोई था ही नहीं, कभी घर के किसी कोने में किसी की मौजूदगी का वो एहसास जो देखा ही नहीं जा सकता, बस महसूस होता है। दादाजी ने लिखा था कि उन्होंने पहले माना नहीं। उन्होंने सोचा कि पुरानी बातें हैं, मन का वहम है। मगर एक रात जयेश के बाप के बचपन की बात, कुछ हुआ जो उसके बाद कभी अनदेखा नहीं किया जा सका। जयेश का बाप तब 8-9 साल का था। एक रात वो उठकर पानी पीने गया। रसोई में जब वो पहुंचा तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सफ़ेद बाल, झुकी पीठ, जिसकी आंखें जयेश के बाप की तरफ नहीं थे। वो ज़मीन को देख रहा था। जयेश के बाप ने उसे गांव का कोई बुजुर्ग समझा और डर के मारे वापस भाग आया। सुबह जब उसने दादाजी को बताया तो उनका रंग उतर गया। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था, गांव में किसी से कुछ नहीं कहा था, मगर उनके बाप ने उन्हें जो शक्ल बताए थे वो उस बुजुर्ग की शक्ल से मेल खाते थे जिसकी ज़मीन छीनी गई थी। दादाजी ने उसके बाद घर बेचने की कोशिश की। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। हर बार कुछ ना कुछ हुआ। एक बार खरीदार आधी रात को खुद दरवाजे पर आया और बोला कि सौदा नहीं करेगा, बिना कोई वजह बताए। एक बार कागजात तैयार थे, दस्तखत होने थे और उसी रात घर में आग लग गई। बाहर की ओर से बिना किसी वजह के बची कागजात, बचा घर। तीसरी बार दादाजी ने मान लिया ये घर बेचा नहीं जाएगा। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा थोड़ा अलग था। दादाजी ने लिखा था कि वो नहीं जानते जो भी इस घर में है वो क्या है, रूह है या बस वक्त का बोझ है या कुछ और, मगर उन्होंने महसूस किया था कि वो इंसान जो भी वहाँ था सिर्फ रहता था,
वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस रहता था, जैसे उसे यकीन नहीं था कि उसे जाना चाहिए। दादाजी ने लिखा था, शायद उसका हक है यहाँ रहने का हमसे ज़्यादा। और अंत में एक आखिरी बात, दादाजी ने लिखा था कि जयेश को अब फैसला करना है। वो बक्से में जो ज़मीन के कागजात हैं उनमें असली मालकिन का नाम है। उस परिवार के वारिस अब भी गांव में है, बस थोड़ा दूर दूसरे पूर्वे में। जयेश चाहे तो उनसे मिले, चाहे तो ज़मीन वापस करे, चाहे तो कुछ ना करे, मगर उसे पता होना चाहिए। जयेश काफ़ी देर तहखाने में ही बैठा रहा। टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी, बैटरी जाने लगी। उसने आखिरी चीज़ उठाई, कपड़े में लिपटी तस्वीरें, काली सफ़ेद तस्वीरें थी पुरानी। एक में उसके परदादा थे, जवान, गर्वीले, खेत के सामने खड़े। दूसरे में एक परिवार था जिसे जयेश नहीं पहचानता था। एक बुजुर्ग आदमी, उसके साथ कुछ बच्चे, एक औरत। तीसरी तस्वीर वही खेत था और उस खेत के पीछे धुंधला मगर साफ वही पुराना घर था। ये घर। जयेश ने तस्वीर पलटी। पीछे पेंसिल से कुछ लिखा था, मिटा हुआ मगर पढ़ा जा सकता था। मेरी ज़मीन, मेरा घर, मैं नहीं जाऊंगा। जयेश जब ऊपर आया तो रात के 2 बज रहे थे। दिनेश काका सो चुके थे। घर खामोश था। उस तरह की खामोशी नहीं जो खाली घरों में होती है, बल्कि उस तरह की खामोशी जो भरे हुए घरों में भी होती है, जब सब सो जाते हैं और सिर्फ घर जागता रहता है। जयेश रसोई में गया, पानी पिया और वहाँ एक पल के लिए, बस एक लम्हे के लिए उसे लगा कि दरवाजे के पास कोने में कुछ है, कोई है बैठा हुआ, ज़मीन की तरफ देखता हुआ। जयेश ने आंखें बंद की। जब खोली, कुछ नहीं था, मगर हवा का एक झोंका आया बंद कमरे में, जो इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अगले दिन जयेश सुबह जल्दी उठा। उसने दिनेश काका से पूछा कि वो दूसरा पुरवा कहाँ है। दिनेश काका ने एक नज़र उसके हाथ में बक्से की तरफ डाली। कुछ नहीं बोले, बस रास्ता बता दिया। जयेश पैदल गया। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग औरत मिली जो उसे देखकर रुक गई। उसने पूछा कि वो किसका लड़का है। जयेश ने बताया। औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उस तरह जैसे कोई इंसान को नहीं, उसके पीछे छुपी हुई कहानी को देखता है, और वो आगे बढ़ गई। दूसरे पूर्वे में एक घर था, छोटा मगर साफ सुथरा। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला जिसका नाम राम किशन था। जयेश ने उसे कागजात दिखाए। राम किशन ने देखा और फिर ऊपर देखा, फिर कागजात देखें। वो रोया नहीं, उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस इतना कहा कि उसके दादा कहते थे कि एक दिन कोई आएगा। जयेश उस दिन शाम को वापस घर आया। वो घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़ा रहा। पुरानी तस्वीरें, उखड़ता रंग, वो दरवाज़ा जो कभी नीला था, उसने घर को देखा, पहली बार देख रहा हो जैसे, और शायद सच में पहली बार देख रहा था। इतने सालों में, इतनी बार आने जाने में उसने कभी इस घर से उस तरह देखा ही नहीं था। तहखाने का दरवाज़ा पीछे में था। जयेश उस तरफ गया, दरवाजे को देखा, फिर झुककर उस पर हाथ रखा। लोहा ठंडा था, जंग खाया मगर मजबूत। उसने धीरे से कहा। कोई खास बात नहीं थी जो उसने कही, वो बस इतना समझता है और कोशिश करेगा। हवा नहीं चली, पत्ते नहीं हिले, मगर कुछ था, एक हल्की सी चुप्पी जो पहले से अलग थी,
जैसे कोई बहुत देर से सांस रोक कर बैठा हो और अभी थोड़ा ढीला हुआ हो। जयेश ने उस रात घर में आखिरी बार सोया। नींद में कोई ख्वाब नहीं आया, ऐसी नींद जो बहुत गहरी होती है, जो तब आती है जब कोई बोझ थोड़ा हल्का होता है। सुबह उठा तो घर में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी, ना बचपन में ना कल रात। दिनेश काका ने चाय बनाई, दोनों चुपचाप पिए। फिर जयेश ने बैग उठाया, एक आखिरी बार घर को देखा, हर कमरा, हर दीवार, वो खिड़की जिससे सुबह की रोशनी आती थी, और निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर वैसा ही था, पुराना, थका हुआ, उखड़ती दीवारें। मगर उसे लगा, और शायद ये सिर्फ उसका गुमान था, शायद नहीं भी था, कि पीछे में तहखाने के दरवाजे के पास कुछ था, एक साया बैठा हुआ, और इस बार जमीन की तरफ नहीं, उसकी तरफ देख रहा था। जयेश मुड़ा और आगे चल दिया। कुछ घर सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं बनते, कुछ घरों में वो भी होता है जो कभी घर था और जिसे निकाला नहीं जा सका, छोड़ा नहीं जा सका। वो बस रहता है, इंतज़ार में नहीं, बस उस चीज़ की खातिर जो हुआ था और जो शायद आखिरकार थोड़ा ठीक हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अंकित को याद है, उस रोज़ उसने अपनी नीली विंड चीटर पहनी थी। पुरानी थी, जीप थोड़ी टूटी हुई थी, मगर उसे वो जैकेट पसंद थी। उसमें एक तरफ की जेब गहरी थी, उसमें हाथ डालो तो हथेली पूरी समा जाती थी। लंबे सफ़रों में उसे वो जेब अच्छी लगती थी, हाथ छुपाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस गहराई में कुछ तो था जो जाना पहचाना लगता था। प्रमोद उससे मिलने सुबह 10 बजे ही आ गया था। शादी अगले दिन थी, मगर रघुवीर ने कहा था कि एक दिन पहले पहुंच जाओ, घर में हाथ बटाना, खाना वाना होगा, मेहमान आएंगे। रघुवीर तीनों में सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा था। शहर में पढ़ाई की, नौकरी की, मगर जब शादी की बात आई तो कहा घर में होगी, पुश्तैनी घर में, गांव में। वो गांव शहर से कोई 6.5-7 घंटे की दूरी पर था। नेशनल हाईवे से कुछ दूर तक जाओ, फिर एक मोड़ पर मुड़ो, फिर 30-35 किलोमीटर की लोकल रोड, और फिर गांव। रघुवीर ने रास्ता बताया था, अंकित ने सुना था, मगर उस ज़माने में ना कागज़ पर लिखने की आदत थी, ना फ़ोन था कि नंबर डायल करो और पूछ लो। जो याद रहा वो रहा, जो नहीं रहा वो नहीं रहा। दोपहर 3 बजे अंकित की पुरानी मारुति 800 घर से निकली। पीछे की डिक्की में एक बैग था, एक शर्ट कपड़ा था जो रघुवीर को तोहफे में देना था, और एक पानी की बोतल थी जो भरी हुई थी मगर बाद में काम नहीं आई। हाईवे पर गाड़ी चलाना अंकित को हमेशा अच्छा लगता था। शहर की तंग गलियां, ट्रैफिक की चीख चिल्लाहट, रिक्शे वालों का हॉर्न, ये सब पीछे छूट जाता था और सामने होता था सिर्फ एक चौड़ा रास्ता, दोनों तरफ खुला आसमान और एक तरह की आज़ादी जो शहर में मिलती ही नहीं। प्रमोद ने गाने लगाए, कैसेट वाला टेप था, पुराने फिल्मी नगमे जिन्हें दोनों की आदत थी, और आधा अधूरा गाते और हंसते रहें। शाम ढलते ढलते माहौल बदल गया। 5 बजे के करीब आसमान पर बादल आ गए। अजीब बादल, ना काले ना सफ़ेद, बल्कि एक ऐसे भूरे रंग के जो शाम की धूप को फिल्टर करते थे
और जमीन पर एक पीला सा थका हुआ उजाला छोड़ते थे। उस रोशनी में दूर के पेड़ और खेत एक अजीब सी पेंटिंग जैसे लग रहे थे, सुंदर मगर किसी तरह बेचैन कर देने वाले। 6 बजे के थोड़ा बाद उन्होंने नेशनल हाईवे छोड़ा। यहीं से सब कुछ बदला। लोकल रोड पर आते ही सड़क पतली हो गई। दोनों तरफ पहले खेत थे, फिर खेत कम होते गए और झाड़ियाँ बढ़ने लगी। फिर झाड़ियाँ घनी होती गई और देखते देखते दोनों तरफ जंगल आ गया। बड़े पेड़, शायद महुआ, शायद पीपल, शायद कुछ और, जिनकी टहनियाँ सड़क के ऊपर तक आकर मिलती थे और एक तरह की सुरंग बनाते थे। हेडलाइट की रोशनी उस सुरंग में घुसती थी और आगे कुछ दूर तक दिखते थे, मगर उसके आगे बस अंधेरा। 8 बजते बजते अंकित को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। रास्ता परिचित नहीं लग रहा था। रघुवीर ने कहा था कि एक मोड़ पर एक नीम का पुराना पेड़ मिलेगा, वो नहीं मिला। कहा था कि एक छोटी सी नदी पार करनी होगी, वो भी नहीं मिली। प्रमोद ने 2-3 बार अलग अलग जगहों का नाम लेकर पूछा, मगर अंकित के पास जवाब नहीं था। दोनों के बीच वो खामोशी थी जो तब होती है जब दोनों एक ही बात जानते हों मगर जुबान पर लाने से डरते हों। वो रास्ता भटक चुके थे। सड़क एक लेन की थी, आगे भी जंगल था, पीछे भी जंगल था। किसी घर की रोशनी नहीं, किसी दुकान का बोर्ड नहीं, कोई इंसान नहीं, बस वो दोनों, उनकी गाड़ी की हेडलाइट और जंगल की वो गहरी बेआवाज खामोशी जो कभी कभी किसी पत्ते के हिलने या किसी पक्षी के अजीब से बोलने से टूटती थी और फिर भी घनी हो जाती थी। अंकित ने गाड़ी धीमे की। आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कोई तो मिलेगा जिससे रास्ता पूछा जा सके, यही सोचकर वो चलते रहें। फिर गाड़ी ने झटका खाया। पहला झटका हल्का था, जैसे किसी ने गाड़ी को एक बार धक्का दिया हो। दूसरा झटका तेज था, तीसरा उससे भी तेज, और चौथे झटके के बाद इंजन बंद। अंकित ने चाबी घुमाई। इंजन ने एक बार घर्र किया और चुप हो गया। दोबारा घुमाई, वही आवाज। तीसरी बार कुछ नहीं, सन्नाटा। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बादल हट गए थे। आसमान में तारे थे, इतने तारे जितने शहर में कभी नहीं दिखते। दूसरे किसी वक्त में ये नज़ारा शायद खूबसूरत लगता, उस रात नहीं लगा। अंकित ने बोनट खोला। गाड़ी के इंजन की गर्म हवा बाहर निकली। दोनों झुककर देखने लगे। टॉर्च नहीं थे। हेडलाइट की थोड़ी सी रोशनी बोनट के नीचे तक पहुंचती थी, मगर काफ़ी नहीं थे। क्या हुआ है कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी प्रमोद सीधा हुआ। बाद में उसने बताया कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ। एक हल्का सा एहसास। वो पलटा और अंकित भी पलटा। ठीक उनके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी 5-6 कदम की दूरी पर था। उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर गहरी लकीरें थी, दाढ़ी बढ़ी हुई, मगर आंखें किसी बच्चे जैसी थी, बड़ी खुली हुई, एक अजीब सी शांत निगाह के साथ। उसने एक हाथ में लालटेन पकड़ी थी और वो लालटेन जलती थी, मगर उसकी रोशनी कुछ अजीब थी, पीली, कांपती हुई, जैसे हवा हो और हवा ना भी हो। दूसरे हाथ से उसने एक बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। वो बच्चा कोई 8-9 साल का था, धोती पहने, ऊपर एक मैला कुर्ता। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी। उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। उस आदमी ने बताया वो पास में ही रहता है
उसने रघुवीर के गांव का नाम सुना तो सिर हिलाया और कहा कि वो गांव तो दूसरी तरफ है, ये रास्ता गलत है। इतनी रात को कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, कोई सवारी भी नहीं। बेहतर होगा कि वो दोनों उसके साथ चलें। उसका घर पास में है, रात वहां गुजारें, सुबह कोई गाड़ी मिल जाएगी। अंकित और प्रमोद ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने गाड़ी को धक्का देकर रास्ते से किनारे किया। गाड़ी एक मिट्टी की खाई के पास जाकर रुकी। अंकित ने चाबी जेब में डाली। दोनों ने अपने बैग उठाए और उस आदमी के पीछे चल पड़े। वो आदमी तेज चलता था। लालटेन उसके हाथ में हिलती थी और उसकी रोशनी में आगे का रास्ता कभी दिखता था, कभी छुप जाता था। जंगल घना होता जा रहा था। सड़क कब छूटी पता नहीं चला। अचानक पांव के नीचे मिट्टी आ गई, कच्ची पगडंडी, और दोनों तरफ जंगल इतना घना कि अगर लालटेन की रोशनी ना होती तो 2 कदम भी नहीं चल सकते। वो बच्चा पूरे रास्ते चुप रहा। अंकित ने एक बार उसकी तरफ देखा। बच्चा आगे देख रहा था, अपने बाप की उंगली थामे एक कदम चलता हुआ। अंकित को उस वक्त अजीब नहीं लगा। रात का वक्त था, बच्चा थका हुआ होगा, डरा हुआ होगा। कोई 15-20 मिनट चलने के बाद जंगल थोड़ा खुला। एक मकान था, कच्चा मकान, मिट्टी की दीवारें, घर बैल की छत, एक दरवाज़ा जिसमें लकड़ी के 2 पल्ले थे। दरवाजे के बाहर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। एक तरफ एक टूटा हुआ मटका था। आंगन में एक जगह धरती काली थी, जैसे कभी आग जली हो। मकान के अंदर से कोई आवाज़ नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला। अंदर से एक बंद जगह की वो घास, गंध आई, सीलन, पुरानी मिट्टी और कुछ और जो अंकित पहचान नहीं पाया। उस आदमी ने लालटेन उठाई और अंदर रख दी। अंकित ने अंदर कदम रखा। कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं था। एक खाट थी, उस पर कोई बिस्तर नहीं। एक कोने में एक पुराना संदूक था। दीवार पर एक कील थी जिस पर कुछ लटका हुआ था। अंकित ने पहले अंदाज़ा नहीं लगाया कि क्या है। लालटेन की कांपती रोशनी में कमरा बड़ा दिखता था, मगर था छोटा। वो आदमी बच्चे को लेकर दूसरे कोने में चला गया। प्रमोद ने अंकित के कान में कहा, बाहर जाकर पानी पीता हूँ, पानी की बोतल गाड़ी में रह गई। और वो बाहर निकल गया। अंकित अकेला रह गया। लालटेन की रोशनी कांप रहे थे। अंकित ने चारों तरफ नजर डाली। दीवार पर जो कील थे उस पर कुछ लटका था, कपड़ा, एक छोटे बच्चे का कपड़ा, पुराना, मैला, फटा हुआ, मगर उस पर कुछ था जो अंकित को रोक गया। भूरे काले धब्बे, सूखे हुए। वो जानता था वो रंग क्या था, खून था। अंकित ने नजर हटाई और तब उसकी नजर संदूक पर पड़ी। संदूक का ढक्कन थोड़ा खुला था। उसमें से एक चीज बाहर निकली हुई थी। एक हाथ, एक छोटे बच्चे का हाथ, उंगलियां बाहर की ओर मुड़ी हुई, नाखून काले पड़े हुए, हाथ हिल नहीं रहा था। अंकित का पूरा जिस्म एक पल के लिए जम गया। उसने एक कदम संदूक की तरफ बढ़ाया और तभी उसने महसूस किया कि वो आदमी पीछे आ गया है। उसकी परछाई अंकित की परछाई से बड़ी थी। दीवार पर दोनों की परछाई थी, मगर बच्चे की नहीं। अंकित ने पलट कर देखा। वो आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। लालटेन उसके हाथ में थी, मगर अब उसका चेहरा बदल गया था। वो शांत निगाहें अब वैसी नहीं थी। कुछ था उन आँखों में जो इंसान की आँखों में नहीं होता। एक खालीपन, एक बेतुकी गहराई, जैसे किसी ने आँखों के पीछे की रोशनी बुझा दी हो।
मगर आंखें खुली रह गई हों। बच्चा, वो बच्चा जो उसके साथ था, अब वहां नहीं था। और फिर उस आदमी ने मुंह खोला। कोई आवाज नहीं निकली, मगर अंकित ने देखा उसके गले पर एक निशान था, एक गहरा पुराना निशान, जैसे किसी ने गले को रस्सी से बांधा हो या किसी धारदार चीज से काटा हो। निशान इतना गहरा था कि उसे देखते ही समझ आ जाता था इस गले ने बहुत पहले आखिरी सांस ली थी। अंकित चिल्लाया नहीं, उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसका गला जैसे बंद हो गया। वो पीछे हटा, खाट से टकराया, लड़खड़ाया, मगर गिरा नहीं। दरवाज़ा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और दौड़ा। प्रमोद बाहर खड़ा था। अंकित ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोला, भाग। उसे ये नहीं पता था कि उसने ये शब्द कहा या सिर्फ सोचा, मगर प्रमोद भागा। शायद उसने भी कुछ देखा था बाहर खड़े खड़े। शायद उसने खिड़की से झांका था। उसने कभी पूरी बात नहीं बताई, बस एक बार कहा था कि बाहर खड़े खड़े उसे जंगल में कुछ दिखा था। एक आकृति, एक छोटी आकृति जो पेड़ों के बीच खड़े थे और उसे देख रहे थे। आंखें नहीं थी उसकी, बस खाली जगह थी जहां आंखें होनी चाहिए थी। दोनों पगडंडी पर भागे। जंगल अंधेरा था, लालटेन नहीं थी अब। अंकित के पांव जड़ों में उलझे। वो लड़खड़ाया, उठा, फिर भागा। पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। लालटेन उसके हाथ में थी। वो पीछा नहीं कर रहा था, बस खड़ा था और देख रहा था। अंकित को वो नज़र आज भी याद है, वो शांत बेजान नज़र। ना गुस्सा, ना दर्द, ना कोई भाव, बस एक तरह का इंतज़ार, जैसे उसे पता हो कि वो दोनों वापस आएंगे, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। दोनों किसी तरह सड़क पर पहुँचे। गाड़ी वहीं खड़ी थी। अंकित ने चाबी डाली। इस बार इंजन चालू हो गया। एक बार, पहली ही कोशिश में वो वहाँ से निकले और रुके नहीं। वो कौन था और उसके साथ क्या हुआ था? उस रास्ते का नाम था, हालांकि बहुत कम लोग जानते थे। पुराने लोग उसे कलुआ का रास्ता कहते थे। कलुआ कोई जगह नहीं थी, एक आदमी था, हरिवर्धन प्रसाद, मगर गांव के सब लोग उसे हरिया बुलाते थे। वो उस जंगल के किनारे बसे एक छोटे से पुरवे का रहने वाला था। पुरवे में कुल 12-15 घर थे, ज़्यादातर छोटे किसान, कुछ खेत मजदूर। हरिया का एक छोटा सा खेत था, 4 बीघा ज़मीन। उसने बाप के ज़िंदगी भर मेहनत करके वो ज़मीन बचाई थी। हरिया के लिए वो ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं थी, वो उसकी पहचान थी, उसकी औलाद का भविष्य था, उसकी हस्ती थी। बीवी 2 साल पहले बुखार में चली गई थी। एक बेटा था, छोटकू। असली नाम शिवकांत था, मगर हरिया ने कभी पुकारा नहीं था उसे उस नाम से। छोटकू ही था उसके लिए। 8 साल का, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। बाप के साथ खेत पर जाता था और धूल से खेलता था। हरिया को जिंदगी में बस यही एक चीज़ बची थी, वो बच्चा और वो ज़मीन। यही उसकी मुसीबत बनी। उस इलाके में एक ज़मींदार था, राम सेवक सिंह। राम सेवक सिंह का बड़ा रसूख था। उसके पास सैकड़ों बीघे थे, मगर उसकी नज़र हमेशा दूसरों की ज़मीन पर रहती थी। वो एक एक करके छोटे किसानों को दबाता था, कभी कर्ज की आड़ में, कभी झूठे मुकदमे में फंसाकर, कभी डरा धमकाकर। हरिया की ज़मीन उसके खेतों के बीच में थी। राम सेवक सिंह को वो ज़मीन चाहिए थी। उसके बिना उसका एक बड़ा रकबा बिखरा रहता था। उसने पहले समझाया, बेच दो। हरिया ने मना किया,
फिर दबाया, कर्ज का हिसाब निकाला जो था नहीं। हरिया ने झुकने से इनकार कर दिया। फिर धमकियां आई, मगर हरिया ऐसा आदमी था जिसे डर के आगे झुकना नहीं आता था। उसने एक बार कहा था अपने पड़ोसी से, ये ज़मीन मेरी माँ है, माँ को नहीं बेचते। राम सेवक सिंह ने फैसला किया, अगर ज़मीन नहीं मिलती तो जो मांगता है उसे ख़त्म कर दो। वो रात नवंबर की थी। हरिया खेत से लौटा था। छुटकू घर पर था, खाना बना रहा था, बच्चे का खाना, मतलब आग के पास बैठकर रोटी सेकने की कोशिश कर रहा था। हरिया आया, हाथ मुंह धोया, बेटे के सिर पर हाथ फेरा। रात के कोई 11 बजे वो लोग आए। 4 थे। राम सेवक सिंह का बड़ा बेटा था उनमें, और 3 और आदमी जिनका काम यही था कि जो कहा जाए वो करो, और जो किया जाए उसके बारे में किसी को पता ना चले। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। हरिया उठा। उसने लड़ने की कोशिश की। एक आदमी अकेला 4 के खिलाफ। उन्होंने उसे बांध दिया। छुटकू कोने में दुबक कर बैठ गया। उसे भी पकड़ लिया। जो हुआ वो बताने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं होते। हरिया को उसी घर में, उसी की ज़मीन पर इस तरह मारा गया कि मरने में वक्त लगा। वो चाहते थे कि वो ज़मीन की कागज़ात पर दस्तखत करे। हरिया ने नहीं किए। उन्होंने बच्चे को सामने लाकर हरिया को डराने की कोशिश की। हरिया टूट गया। उसने कहा, दे दूंगा, बच्चे को जाने दो। उन्होंने हंसते हुए ठीक है कहा, और फिर दस्तखत करवाने के बाद उन्होंने हरिया का गला रेत दिया। छुटकू वहीं था। उसने सब देखा। वो रोया नहीं। डर के आगे रोना भी बंद हो जाता है। उसने बस देखा अपने बाप को ज़मीन पर गिरते हुए, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होते हुए। उन्होंने बच्चे को नहीं छोड़ा। वो शहीद था, एक 8 साल का शहीद जिसने सब देखा था। उन्होंने छुटकू को भी उसी रात उसी कमरे में दीवार से बांध दिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे वहीं छोड़ गए, बंद कमरे में, अपने बाप की लाश के साथ। 3 दिन बाद जब पड़ोसी को शक हुआ तो उसने दरवाज़ा तोड़ा, और जो मिला वो किसी भी इंसान के बयां से परे था। छुटकू नहीं बचा, भूख से, प्यास से और उस दर्द से जो दर्द शरीर का नहीं होता, वो दर्द जो तब होता है जब एक बच्चे को 3 दिन तक मरे हुए बाप के साथ बंद रहना पड़े, अंधेरे में, बिना किसी के, बिना आवाज़ के। राम सेवक सिंह पर कोई मुकदमा नहीं चला। ज़मीन उसके नाम हो गई। वो पुरवा उजड़ गया। जो बचे थे वो चले गए। जंगल फैला, वो कच्चा मकान वहीं रहा, और हरिया भी वहीं रहा, मरने के बाद भी। मगर अब वो हरिया नहीं था। वो एक रूह थी जो ना तो इस दुनिया में थी ना उस दुनिया में, एक तड़प में बंधी हुई रूह। वो गला जो रेता गया था, उसमें से आवाज़ नहीं निकलती थी। वो हाथ जो बंधे थे अब खुले थे, मगर किसी और मकसद के लिए। वो आंखें जिन्होंने अपने बाप को मरते देखा था, उनमें अब कोई आंसू नहीं था, कोई भाव नहीं था। बस वो इंतज़ार था, एक ठंडा लंबा इंतज़ार। छुटकू भी उसके साथ था। वो बच्चा जो बोलना भूल गया था, वो मरने के बाद भी नहीं बोला, बस साथ रहा, बाप के साथ। वो दोनों उस जंगल में थे, उस रास्ते पर जो भटके हुए मुसाफिरों को दिखाता था। वो उनके पास जाते थे, हमेशा रात को, हमेशा तब जब कोई अकेला हो, डरा हुआ हो, कोई रास्ता ना हो। लालटेन की रोशनी दिखाते थे, घर ले जाते थे। क्या होता था वहाँ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए। अंकित और प्रमोद पहले थे जो वापस आए।
शायद इसलिए कि अंकित ने संदूक नहीं खोला। उसने देखा और भाग गया। अगर उसने खोला होता तो शायद वो रात उसकी आखिरी रात होती, या शायद हरिया को उस रात किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। अंकित रघुवीर की शादी में नहीं पहुंचा। अगले दिन दोपहर में वो किसी तरह एक कस्बे तक पहुंचे। वहां से फ़ोन किया रघुवीर को। घर वालों को सब ठीक था। सब पूछ रहे थे कहाँ थे। अंकित ने कुछ नहीं बताया। कहा कि रास्ता भटक गए, गाड़ी खराब हो गई, किसी के घर रात रही, किसी के घर। प्रमोद ने कभी पूरी बात नहीं बताई, ना अपनी बीवी को ना किसी दोस्त को। बस एक बार अंकित से कहा था, उस रात जो मैंने जंगल में देखा था वो बच्चा, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। अंकित उस रात के बाद कई महीनों तक रात को अच्छी तरह नहीं सोया। नींद आती थी, मगर उस नींद में एक लालटेन होती थी, कांपती हुई पीली रोशनी, और उसके पीछे एक परछाई जो दीवार पर होती थी, मगर कमरे में कोई नहीं होता था। और कभी कभी, बस कभी कभी, उस परछाई के साथ एक छोटी सी परछाई भी होती थी, जो बढ़ती नहीं थी, जो हमेशा वैसी ही रहती थी, एक 8 साल के बच्चे जितनी। उस रास्ते पर आज भी लोग जाते हैं, कम जाते हैं। उस इलाके में रहने वाले जानते हैं कि रात को वो रास्ता मत लो, मगर जो बाहर से आते हैं, जिन्हें नहीं पता, वो कभी कभी भटक जाते हैं। और जब भटकते हैं, जब रात हो जाती है और जब जंगल के बीच गाड़ी रुक जाती है, तो कभी कभी दूर से एक रोशनी दिखती है, पीली कांपती हुई, और उसके नीचे एक आदमी होता है। एक हाथ में लालटेन, दूसरे हाथ में एक बच्चे का हाथ। वो पास आता है, शांत आंखों से देखता है और कहता है, मेरा घर पास में है, रात वहाँ गुजार लो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।